तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आप लोगों को मैथ में वीक है, सोच रहा है कि पास हो जाऊँ कैसे, तो पास होने की बात छोड़िए, आप बहुत ही अच्छा मार्क्स अचीव करके आएंगे, मेरा वादा है। हाँ, हालांकि आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी होगी और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ठीक है, 100% आप लोगों का जो पेपर जाएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए और जितना सवाल बता रहा हूँ सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, प्यारा से कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखना है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार करके ही आपको जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप मेरी बात जरूर से मानिए, जो मैं कह रहा हूँ मजाक थोड़ा सा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ इस लाइफ में। और मैं चाह रहा हूँ हम 90% का टारगेट मैंने बनाया है। हम सोच रहा हूँ कि आप सभी बच्चों का 85 या 90% आए ही आए। इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से ध्यान से आप सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को देखना है तो जरूर से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है, अब बनेगा भी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या है, कह रहा है कि क्रिकेट में टीम का एक खिलाड़ी निम्नलिखित रन बनाता है, तब उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला है, क्या बोला है, माध्यक। कह रहा है कि क्रिकेट टीम है वो पहले 57, 17, 26, 91, 0, फिर 26, 83, 41, 57, 115 और 26 रन क्या करता है, बनाता है। और इसके द्वारा बनाए गए रनों का क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें कोई भी आंकड़ा देता है तो उसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, या हल है आपका, हल में लिखना है कि दिए गए आंकड़ों को दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर ये आपको लिख लेना है। ठीक है, दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम में, आरोही क्रम तो क्या, बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे। तो सबसे छोटा क्या आप लोग बताइए, यहाँ सबसे छोटा हमको क्या दिखाई दे रहा है, 0। सबसे छोटा क्या है, 0। 0 से थोड़ा बड़ा क्या है, 0 से थोड़ा बड़ा 17 आपका है। ठीक है, क्या है, 17। 17 से बड़ा थोड़ा क्या आपको 26 दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे 26। 26 से बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो 26 देखिए कितने बार, 3 बार होगा, 1 2 3, 3 26 है तो 26, 26, 26। ठीक है, इसके बाद क्या है बड़ा, 26 से बड़ा, 26 बड़ा क्या है आपका, 41। क्या है, 41, तो 41 लिखिए। इसके बाद 41 से बड़ा क्या आपको दिखाई दे रहा है, 57। बिल्कुल सही, 57 बड़ा है। ये 57 से बड़ा, तो 57 एक और है, यहाँ पे भी 57, तो एक बार और 57 लिख देंगे। ठीक है, 57 से बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, 57 से बड़ा आपका 83 है। क्या लिखेंगे, 83 लिखेंगे। 83 से बड़ा आपका क्या है, 91 लिखेंगे, 91 लिखेंगे। 91 से बड़ा आपका क्या है, 115 लिखेंगे, 115 लिख देंगे। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम में आपको क्या कर देना, लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आप लोग, तब आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर आप नंबर देखेंगे कि कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए n बराबर 11 हो रहा है, पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या को हम n कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि सब लोग को मालूम है कि पदों की संख्या जिसको हम n डिनोट करते हैं वो क्या है, 11 है। 11 होने का मतलब क्या है, विषम संख्या है। 11 का मतलब क्या लिखेंगे, कि जो कि क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या रहता है तो फॉर्मूला चेंज होता है उसका, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, अब ये संख्या क्या हो गया, विषम, क्योंकि n बराबर क्या गया, 11। जब n बराबर 11 हो गया, विषम संख्या है, तो उस समय माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कीजिए। इसलिए यहाँ पर अगर माध्यक निकालेंगे, अगर विषम संख्या है तब कैसे माध्यक निकलता है, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है कि n + 1 बटे 2 वे पद का मान। ठीक है, फिर n + 1 बटे 2 में पद का मान होता है क्या, जब n बराबर क्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा। तो ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, बस सिंपल। आप करना क्या है यहाँ पे, तो माध्यक हो जाएगा n बराबर कितना, 11। तो 11 + 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इतना में पद का मान।
91 पद का मान, तो क्या हो जाएगा 11 और 1 कितना होता है 12, तो 12/2 में पद का मान, में पद का मान। ठीक है, सिंपल देख रहे हैं, करा दीजिए 2 6 के 12 कितना जगह 6, क्या जगह 6, 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। अब देखिए 6वें पद पे क्या है, आरोही क्रम में लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, 6वें पद पे आपका क्या है 41 है बस, तो आपका क्या हो जाएगा 41 से आपका माध्यक निकल जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी माध्यक निकालने को बोलेगा आप उसको आरोही क्रम में लिखिए और इसके बाद नंबरों की संख्या गिनिए, देखिए कितना नंबर हो रहा है। अगर विषम आ जाएगा तो उसका माध्यक निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है n + 1/2 में पद का मान। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या दूसरा प्रश्न है कि आंकड़ा दे रखा है और आंकड़ा देके पूछा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, आंकड़ा दिया है और कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, फिर से माध्यिका पूछा है तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे आरोही क्रम में। ये दूसरा का मैं सलूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा का फिर लिखेंगे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, इसके लिए भी सेम वही होगा, पर कोई भी देगा माध्यिका निकालने, माध्यिका निकालने के पहले आप उसको आरोही क्रम में ही लिखिए। दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को किस क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम में लिखने पे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटा क्या है देखेंगे, इसमें से इस आंकड़ा में सबसे छोटा आपको 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 9, 9 के बाद थोड़ा सा बड़ा क्या है 10, क्या लिखेंगे 10, 10 से बड़ा क्या आपको दिखाई दे रहा है 12, 12 से बड़ा देखिए आप लोग क्या दिखाई दे रहा है 13, 13 से बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है 15, 15 से बड़ा आपको 16 दिखा रहा है, 16 से बड़ा आपका है 17 दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा आपका 18 दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा आपका 19 दिखाई दे रहा है, उससे बड़ा आपका 20 दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर पदों की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10, पदों की संख्या यहाँ पर 10 है, तो लिखेंगे कि यहाँ पदों की संख्या जो है n की वैल्यू, यहाँ पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं n से, तो पदों की संख्या यहाँ पे क्या है n बराबर 10 है, जो कि सम है, क्योंकि n आपका 10 है तो क्या है सम है, जो कि क्या है सम है। अच्छा जब सम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, अभी विषम था तो अलग लगा था, तो जो कि सम है, इसलिए अगर मैं बात करूं माध्यिका का तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है जब n बराबर सम आ जाए तो उसमें माध्यिका कैसे निकलता है उसको नोट कीजिए। तो उसमें माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है कि n/2वें पद का मान, 93वें पद का मान। ठीक है, और प्लस n/2 और प्लस 1वें पद का मान, 93वें पद का मान। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना होता है 2। ये फार्मूला होता है कब, कि जब आपका n बराबर क्या आ जाए सम संख्या आ जाए, तो सम संख्या गया आप बस वैल्यू रखना है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा n की जगह लिखेंगे 10, तो हो जाएगा 10/2वें पद का मान, 2वें पद का मान, और प्लस में 10/2 प्लस 1वें पद का मान, 93वें पद का मान, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हल करेंगे इसको, तो माध्यिका बराबर यहाँ पे लिखते चलिएगा आप लोग, माध्यिका आपका क्या है माध्यिका निकल रहा है। ठीक है, काटा ये 2 5 10, तो क्या आ जाएगा 5वें पद का मान, 5वें पद का मान, और प्लस इसे काटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 5 10 और 5 1 6वें पद का मान, 6वें पद का मान, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब सिंपल रख लीजिए 5वें पद का मान कितना है यहाँ पे देखिए आंकड़ा में, तो 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान है 15, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 15, और प्लस 6वें पद का मान कितना है आपका 16, तो क्या रख देंगे 16, बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हल कर दीजिए, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 2 30 31 बटे कितना आ जाएगा 2, जो कि आपका हो जाएगा 15.5, 15.5 क्या हो जाएगा इसका माध्यिका निकल गया।
तो यहाँ से माध्यिका निकालने के लिए देगा, जब माध्यिका निकालने के लिए देगा, जब आंकड़ा सम हो जाएगा, विषम हो जाएगा, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, फार्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बनता ही बनता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर क्या, दूसरा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसमें। और इसी के साथ हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, देखिए उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा आपको यहाँ दिखाई देगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि एक शंकु के, चलिए देखिए प्रश्न यह है कि एक शंकु के छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आधारों की त्रिज्या, यदि इसकी तिर्यक जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पे शंकु की बात किया है, सबको मालूम है कि शंकु कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, शंकु है। और देखिए हमके शंकु के छिन्नक का बात करा। छिन्नक मतलब कि यहाँ बीच में से अगर काट दें, बीच में से काट देंगे तो यह भाग ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको अलग निकाल दूँ तो मैं आपको बताऊँ कैसे बनेगा यार। अगर अलग इस भाग को निकाल के देखा जाए, ऐसे बनेगा। देखिए ये वाला भाग लाइन मिस्टेक है, इसको हटा दीजिएगा। ये आपका शंकु के छिन्नक है, मतलब शंकु को अगर बीच में से काट दे तो इस प्रकार बनेगा। यह इसका आधार की त्रिज्या है, ये आधार की त्रिज्या। यहाँ से इसको अगर मिला दें तो ये इसकी हाइट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एच की वैल्यू कहलाएगी। ये आपका त्रिज्यक एल कहलाता है। ये R1 है और ये आपका R2 त्रिज्या है। ठीक है, तो वही कह कि एक शंकु के छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 तथा 6 सेंटीमीटर है। देखिए 14 सेंटीमीटर मतलब ये छोटा वाला त्रिज्या है। R1 बराबर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। ठीक है, R1 6 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको, क्योंकि छोटा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बड़ा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये L की वैल्यू दिया है कितना है, 6 सेंटीमीटर, अरे 10 सेंटीमीटर, सॉरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई मतलब यस की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फार्मूला L बराबर क्या होता है, फार्मूला हमने लिखवाया था आप लोगों को, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है क्या, तो L बराबर फार्मूला होता है कड़ी में h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसे लिख देते हैं L बराबर एच स्क्वायर प्लस, देखिए बड़ा त्रिज्या में से छोटा त्रिज्या घटेगा ना, बड़ा त्रिज्या हमारे पास यहाँ समय R2 है तो R2 में से R1 हम घटाएंगे। ठीक है, यह फार्मूला होता है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर दे चुका है कितना, 10 बराबर एच स्क्वायर हमको ज्ञात ही करना है, और प्लस R2 माइनस R1, R2 हमारे पास कितना है 14 माइनस R1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 10 बराबर करड़ी में एच का स्क्वायर प्लस ये आपका 14 में से 6 गया तो 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर होगा 10 का वर्ग, इधर तब करड़ी हट जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और बराबर ही हो जाएगा एच स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। इसके बाद हम करेंगे क्या कि 100 प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। 100 में से आपका कितना 64 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 बराबर एच स्क्वायर। और हम यहाँ एच की वैल्यू निकालें हैं तो यह वर्ग इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा वर्गमूल में, तो 36 का क्या निकल जाएगा 6 बराबर एच बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो देखिए शंकु के छिन्नक जो ऊंचाई है एच बराबर कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है करड़ी में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, जो बड़ा होगा बड़े में से त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा के ही आप इसको स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को, बताइए प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और आई होप आपको अच्छे तरीके से प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ता हूँ इसे और आराम से लगाने की कोशिश करता हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोला यह कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का जो व्यास होगा वो कितना होगा। कह रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी गोला था, पहले वो क्या था एक गोला था और इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है, व्यास इसका 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है। और इसी गोले को अगर पिघलाकर एक हम तार के रूप में डाल दें, तार के रूप में अगर ऐसे तार पतला तार के रूप में इस तरह डाल दें,
ये पतला तार के रूप में, तो देखिए ये बेलन जैसा हो गया, ठीक है। पतला तार के रूप में अगर डाल देंगे तो जितना इस गोले का आयतन होगा, इसी आयतन को तो पिघलाकर मैं एक तार बना रहा हूँ, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो अगर इसका व्यास अगर 6 सेंटीमीटर, हमको गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है, बताइए त्रिज्या निकल जाएगा आर बराबर, त्रिज्या इसका आधा होता है तो 6 का आधा कर देंगे तो कितना जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या निकल गया। एक चीज़ और बता दूं कि यह गोले का जो व्यास है, ये गोले का पूरा जो जितना भी आयतन होगा, ये गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि पूरा का जितना है इसका आयतन, इसी को पिघला कर हम तार बनाए हैं, तो इसका आयतन इसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि बेलनाकार तार की लंबाई, जो बेलनाकार तार का आयतन है, लिखेंगे बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का जो आयतन होगा वह बराबर होगा किसके, ठोस गोले के आयतन का, क्योंकि ठोस गोले को ही तो पिघला कर तार बनाया गया है, ठोस गोले के आयतन के, ठोस गोले के आयतन के। अभी यहाँ पे आपको फार्मूला मालूम रहेगा तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेलनाकार तार का आयतन, तो बेलन, जो बेलन होता है, बेलन का आपका आयतन का फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और आपका गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए, पाई को पाई छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसको तो त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, ये निकालना है, तो आर स्क्वायर एच, एच के वैल्यू दिया है आप लोगों को, देगा क्या कि बोला यदि तार की लंबाई कितना हो, 36 सेंटीमीटर हो, तार की लंबाई कितनी हो, 36 सेंटीमीटर, यहाँ एच की वैल्यू दिया है कितना, 36, तो लिख देंगे 36 बराबर, ये हो जाएगा 4/3, पाई को रहने देते हैं, त्रिज्या कितना इसका निकला है 3, तो 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिला आपको, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9, यहाँ से अगर मैं 9 की बात करूँ तो पूरा का पूरा हो जाएगा 9 चौको 36, और 4 से 4 पूरा कट जाएगा, ठीक है। बस कितना जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर आपका कितना बचेगा, ये भी 3 से 3 ये भी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू इस करें तो करोड़ में कितना आ जाएगा, 1, आर बराबर कितना आ गया, 1। तो ये तो आपका त्रिज्या ने एक आया, हमसे पूछा क्या कि ये जो बेलनाकार तार इसका व्यास, तो व्यास कितना हो जाता है, तो व्यास आपका 2r होता है, आर त्रिज्या होता है, व्यास क्या होता है उसका दुगुना 2r, तो जब 2 गुणे आर की वैल्यू 1, कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर बेलनाकार तार का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर कर लिए होंगे इसे आप, बहुत प्यारा प्रश्न था, ठीक है। चलिए इसी के साथ रुकेंगे नहीं, तुरंत बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए यही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां, कि एक गोले के वक्र पृष्ठ की जो माप है वो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का वक्र पृष्ठ दिया है और गोले का आयतन पूछ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप लगा पाएंगे, गोले का वक्र पृष्ठ लिखकर इसके बराबर कर देंगे, बस सिंपल। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ होता है, इसके बराबर कितना दिया है, 36 पाई दिया है, तो पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, 4 9 36 कर लीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9, अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 9, आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। जब आपको त्रिज्या निकल गई तो उसी गोले का आयतन पूछा है, तो आयतन कितना हो जाएगा गोले का, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे गोले का आयतन, इसलिए गोले का आयतन मैं बस हल कर रहा हूँ इसको, गोले का आयतन यहाँ पे, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन अभी हम लोग जस्ट अभी देखा है 4 पाई आर क्यूब होता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, बस वैल्यू रख देना आपको कि 4/3 पाई आर, आर की वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 तो लिखे 9 9 चौको 36, कितना 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया क्यूब, क्यूब क्यूब होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन किस में निकलता है हमेशा, आंसर हमेशा क्यूब में निकलता है, ठीक है। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन निकल गया। तो देखिए कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए सिर्फ, ठीक है। रेगुलर आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, रेगुलर बस हमारे साथ आप बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से जोड़े जाते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, वो 3 घन आपस में एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम 3 घन ले लें,
एक हो गया, एक और ले लेते हैं। जैसे ये 3 घन है, तीनों घन का अगर आपस में जोड़ दूंगा, एक घन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी 5 या 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी आपका 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब कि लंबाई बस चेंज होगा, लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और बी ब्रीथ आपका चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, और हाइट भी आपका 5 सेंटीमीटर रहने वाला, बस चेंज होगा तो सिर्फ लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ हो गया, जब घन को जोड़ते हैं आपस में तो घनाभ होता है। अब हमसे घनाभ का क्या पूछा हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिंपल आप लिख लीजिएगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला मालूम रहेगा तो आप तुरंत लगा पाएंगे, फार्मूला आपको लिखकर बस वैल्यू रख देना है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है सबको मालूम होना चाहिए। उसका फार्मूला होता है 2 कोष्टक में यल बी लंबाई गुणे चौड़ाई, और प्लस क्या होता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और फिर इसके बाद क्या होता है कि ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका फार्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब वैल्यू रख देना है तो 2 गुणे लंबाई कितना है 15 और गुणे चौड़ाई कितना है 5, फिर प्लस बी कितना है 5 गुणे हाइट कितना है 5, प्लस हाइट आपका क्या है 5 और लंबाई कितना है 15। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 कोष्टक में कितना हो जाएगा 15 5 75 और प्लस 25 और प्लस फिर 15 5 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। इसको जोड़ने पर तो 2 गुणे आपका कितना आ जाएगा 75 कितना होता है 150 और 25 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। 175 गुना कितना होता है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला देखिए मालूम है तो आप इसको आराम से कर पाए हैं। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये क्लियर क्वेश्चन कर पाए होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है इसको ध्यान समझिएगा कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है ना इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है कि 2 वृत्त हैं, मान लेता हूँ कि एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, और एक छोटा सा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त है और उसी की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। बस दिया है कि इसकी जो परिधि होगी, ठीक है, इसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है, तब इसकी क्या ज्ञात कीजिए त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल कैसे ज्ञात होगा चलिए देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि परिधि जो होता है इसका भी 2 पाई आर परिधि होगा, इसका भी 2 पाई आर होगा, इसका भी 2 पाई आर होगा। परिधि तो सबका सेम होगा क्योंकि वृत्त है, लेकिन इसकी जो परिधि होगा इन दोनों योग परिधियों के योग के बराबर होगा। मतलब कि इसको कह दूंगा कि 2 पाई आर जोड़ दूं और प्लस फिर 2 पाई आर जोड़ दूं तो ये बराबर होगा 2 पाई आर अकेले इसकी परिधि के, इन दोनों परिधियों का योग इसके अकेले परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर 2 पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, 2 वृत्त अलग अलग है तो ये R1 की त्रिज्या है, R2 की त्रिज्या है, तो R1 प्लस R2 कोष्टक में बच जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 2 पाई R। तो 2 पाई से 2 पाई पूरा कैंसिल, तो R1 और प्लस R2 बराबर इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, R1 क्या छोटे वाले त्रिज्या को 19, R2 कितना है 9 बराबर R, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, मतलब 28 R। मतलब बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप इसे क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए इसी के साथ चलिए क्लियर हो गया ना प्रश्न है R बराबर 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है अगला प्रश्न है कि ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न लिया गया है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है। अब एक मीनार की ऊंचाई देखिए, आपका यह धरती है, इस पर एक मीनार खड़ी है, मीनार की ऊंचाई हमको खूब बढ़िया से दे रखा है 20 मीटर, ये मीनार की क्या होगी ऊंचाई, और ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है, मान लेता हूँ कि यहाँ तक इसकी छाया बनी है, इसकी छाया की लंबाई है 20 कड़ी में 3 मीटर है, यहाँ तक इसकी छाया की लंबाई। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब इस बिंदु से ये जो शिखर है इसका उन्नयन कोण ये वाला, ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू थीटा बराबर क्या होगा उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो देखिए इस फिगर में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस फिगर में आप लोगों को दिया है कि
ये थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। आपके पास लंब मालूम चल गया, आधार मालूम चल गया है, ठीक है। आप इसको लिखिएगा ए, इसको लिखिएगा बी, इसको लिखिएगा सी। लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब है, आधार है, तो हम टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि टेन थीटा में ही लंब बटे आधार होता है। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास यहाँ पे ए बी है और आधार हमारे पास यहाँ पे बी सी है। लिखेंगे टेन थीटा, थीटा का वैल्यू निकालना है। ए बी का वैल्यू दिया हमको 20 और बी सी का वैल्यू दिया हमको 20 करड़ी में 3 दे रखा है। 20 से 20 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हमारा आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1 करड़ी में कितना आ जाएगा 3। और सबको मालूम है क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 बटे करड़ी में 3 होता है आपका टेन 30 अंश का वैल्यू। कितना है, टेन 30 अंश का वैल्यू को हम 1 बटे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। या 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आराम से आपका थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। यही थीटा का वैल्यू तो हमको मालूम चाहिए था। तो उन्नयन कोण कितना निकल जाएगा, 30 अंश निकल जाएगा। सिंपल, देखिए कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आपको क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ना आप लोगों को, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है, इसको देख लेते हैं कि यदि कॉट थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटे में 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न बोला है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हमको इसमें वैल्यू इसका पुटअप करना होगा कि 2 साइन थीटा और माइनस के 3 कॉस थीटा और बटे में दे रखा है 3 साइन थीटा और प्लस है आपका 2 कॉस थीटा। तो इसमें टेन थीटा का वैल्यू तो दिखाई नहीं दे रहा। टेन थीटा रहेगा तभी तो कॉट थीटा रहेगा तभी तो 5/4 लिखेंगे। कॉट थीटा रहेगा तभी तो उसके जगह पे हम लिखेंगे 5/4। कॉट थीटा है ही नहीं तो क्या किया जाएगा, तो कॉट थीटा बढ़ाने के लिए हमें साइन थीटा को क्या देना पड़ेगा, भाग। क्योंकि साइन थीटा का भाग देंगे तभी आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा टेन थीटा के बराबर आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि साइन थीटा से, कोष्टक में लिख देंगे साइन थीटा से भाग देने पर तो भाग देंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा और बटे में क्या निकल जाएगा साइन थीटा और माइनस के 3 कॉस थीटा। इसमें भी आपका साइन थीटा का भाग जाएगा साइन थीटा। फिर पूरे के बटे में भी यही होगा आपका 3 साइन थीटा और बटे में साइन थीटा, भाग देना साइन थीटा का, प्लस 2 कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, इसका भाग देना है। तो ये चीज़ देखिए, ये साइन से साइन कैंसिल, है भी साइन से साइन कैंसिल। ऊपर बच गया 2 माइनस 3 कॉस थीटा बच गया और बटे में क्या बच गया साइन थीटा बच गया। और इसी तरह नीचे आपका 3 सिर्फ बच गया, माइनस प्लस 2 कॉस थीटा बच गया और बटे में क्या बच गया साइन थीटा बच गया। अब सबको मालूम है यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 कॉस थीटा और बटे साइन थीटा क्या कहलाता है आपका कॉट थीटा और बटे में 3 प्लस 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या कहलाता है कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा बोलू मालूम है 2 माइनस 3 गुणे कॉट थीटा बोलू अभी हम लोग देखें कितना आया था, देख लीजिए आप लोग भी। कॉट थीटा बोलू 5/4, तो जहाँ भी कॉट थीटा होगा वहाँ 5/4 रखेंगे। तो 5/4 बटे में 3 प्लस 2 गुणे कॉट थीटा फिर आ गया 5/4 आ गया, ठीक है। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 3 15/4 हो जाएगा 15/4 और बटे में इसे कटा दो तो 2 दूनी के 4, 3 प्लस कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, तो 8 में से आपका 15 जाएगा तो -7 बटे कितना बचेगा 4 और पूरे के बटे में इसको कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 5 11 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे हल करेंगे तो हो जाएगा -7/4, भाग में तो गुणा में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 11 कहाँ जाएगा नीचे, काट दीजिए 2 दूनी के 4 तो बच जाएगा आपका ऊपर -7 और नीचे बच गया 11 दूनी के 22, ठीक है। कितना बच गया -7 बटे कितना आ गया 22 आ गया। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनना तय है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका था इसलिए मैं इसको आपको बताया हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्लियर ना। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 10 क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है उसे भी। प्रश्न नंबर 10 कि ऐसे प्रश्न बनना तय है, ऐसे देता ही है। अब हमको हल करना है कि साइन 72 अंश दे रखा है और बीच में प्लस कॉस आपका 72 अंश दे रखा है और बटे में दे रखा है आपको कॉस 18 अंश और प्लस क्या दे रखा है यहाँ पे साइन 18 अंश दे रखा है। अब इसका वैल्यू हमसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो साइन 72 प्लस कॉस 72 अंश। देखिए करना इसमें यह है कि दोनों में से किसी न किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी न किसी एक को चेंज कर देना। इसमें साइन तो इसमें कॉस चेंज करना है, इसमें कॉस चेंज कीजिएगा तो नीचे साइन चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं
साइन 72 अंश, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। मैं कॉस को चेंज कर देता हूँ। कॉस 72 अंश को क्या लिख सकता हूँ, कॉस को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना अंश 18 अंश, क्योंकि 90 में से 18 जाएगा तो 72 आ जाएगा। और बटे में इसको कॉस थी, इसमें साइन चेंज कर दीजिएगा तो जाएगा कॉस 18 अंश और प्लस इसमें साइन चेंज कर देते हैं ना, तो दोनों कॉस चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कॉस चेंज किया, इसमें भी चेंज कर दीजिए। तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ डार्क लिख लीजिए। कॉस को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 90 माइनस 18 को क्या 72, 90 में से 72 घटाऊंगा तभी तो 18 आएगा। आप प्लस आपका क्या हो जाएगा साइन 18 अंश। ठीक है, चलिए देखेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन 72 अंश और प्लस कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 18 क्या हो जाएगा साइन 18 अंश हो जाएगा। और बटे में कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 72 अंश क्या हो जाएगा साइन 72 अंश हो जाएगा। और प्लस के क्या हो जाएगा साइन 18 अंश। ऊपर भी आपका साइन 72 प्लस साइन 18 है, और नीचे भी साइन 72 प्लस साइन 18, कट जाएगा दोनों। कटने के बाद क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, 1 नंबर की 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है प्रश्न, आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इस वाले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो P है वो दो बिंदु A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि दो बिंदु आपका, एक बिंदु A है और एक बिंदु आपका क्या है B है, और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु P का निर्देशांक है, P दिया है, जो इसका निर्देशांक है 3/4 और 5/12, और बिंदु A का निर्देशांक भी दिया है आपका 1/2 और 3/2 दिया है। ठीक है, और बिंदु B का निर्देशांक दिया है 2 माइनस के 5 दे रखा है, और उसको कह रहा है इन दोनों रेखाखंड को P विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमने कहा था कि जब ये इस प्रकार पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप के संबंधे 1 मान सकते हैं, के संबंधे 1 मान सकते हैं, चाहे M1 संबंधे M2 मान सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैसे निकलेगा यहाँ से, तो x बराबर क्या होता है, यहाँ से निकालना चाहें तो इस k का गुणा इसमें करते हैं, फिर a का गुणा इसमें करते हैं। तो k का गुणा हम किस में करेंगे, k गुणे किस में 2 में, तो हो जाएगा k गुणे 2, और प्लस a का गुणा इसमें करते हैं, a का गुणा करेंगे किस में 1/2 में, तो हो जाएगा 1/2, और बटे में क्या होता है आपका m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 की जगह क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। अब यहीं से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए, ये जब p का निर्देशांक होता है x कामा क्या होता है y, यहाँ पे x की वैल्यू कितना दिया 3/4, तो इसी x का लिख देंगे हम 3/4 और बराबर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 2k और प्लस 1/2 और पूरे बटे में k+1 दे रखा है। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं इसका, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3/4 बराबर, इसको हल कर दीजिए, 2 दूनी के 4k प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये पूरे बटे में बच गया आपका k+1 बचा है। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 बराबर 4k प्लस 1/2, और गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे पे 1 छिपा है तो 1 ऊपर चला जाएगा, k+1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 बराबर, ये हो जाएगा 4k प्लस 1 को गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 4k प्लस 1, और नीचे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब 3 को गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6k और प्लस 3 दूनी के 6 बराबर, ये हो जाएगा 4 चौक 16k और प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 6k प्लस 16 किधर आएगा तो -16k और बराबर 4 और प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, तो यहाँ पर बच जाएगा -10 के बराबर, इधर बच जाएगा आपका -2, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से k की वैल्यू ज्ञात करें तो हो जाएगा 2/10, 2/10 तो कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1/5, के बराबर देखिए क्या आ गया 1/5 आ गया। तो k बराबर 1/5, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा तो 1/5 के अनुपात में विभाजित करेगा, बात खत्म। ठीक है, किस अनुपात में 1/5 के में विभाजित करेगा वो बिंदु P। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, आई होप आप इसको क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं, और इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, और इन प्रश्नों को पहले आपको तैयार करके जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हुआ, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।